गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंजाइम्स। बिना एंजाइम्स के हम नहीं जी सकते बेटा। जितनी भी चीजें आप खाते हो घर में, चाहे आप रसगुल्ला खाओ, सेब खाओ, अनार खाओ, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी आप खाओ बेटा, उसको यूज करने के लिए हमारे बॉडी को चाहिए एंजाइम। आप तो खा लेते हो, लेकिन वहां बहुत जबरदस्त फैक्ट्री है, मशीनें वहां चलती रहती है। ठीक है, तो एंजाइम्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपने यहाँ पे देख चुका है, एंजाइम्स। ठीक है, क्या होता है एंजाइम्स? प्रोटीन का बना होता है, कैटालिस्ट जैसा बिहेव करता है, चुगलखोर जैसा, जाएगा रिएक्शन करेगा, बाहर हो जाएगा। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लिविंग में करेगा, तो इसलिए बायोलॉजिकल बोल दे रहे हैं। ठीक है, आइए हमें एक्चुअल में क्या क्या देखना है इसमें। एंजाइम जो है वो कैटालिस्ट जैसा बिहेव करेगा, प्रोटीन का बना हुआ होगा। ठीक है, एंजाइम जो है वो वायरसेस में नहीं होता है। जितनी भी एंजाइम्स होते हैं, ऑलमोस्ट एंजाइम्स वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। हाँ, ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें याद आई। एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं, एंजाइम्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें सब चीजें बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि भाई कौन एंजाइम कहाँ से क्रिएट होता है, किसका क्या फंक्शन है। वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज। आज के लेक्चर में हम एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये चीज देखेंगे कि भाई एंजाइम्स जो होता है वो असल करता क्या है, क्या करता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करता है बेटा? कुछ नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, ये क्या है? ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को चाहिए 50 मिनट विदाउट एंजाइम। अगर आपने इसमें एंजाइम डाल दिया है, तो ये रिएक्शन सिर्फ हो सकता है कि 20 मिनट या फिर 10 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए। समझ में आई बात? या फिर यूं कहिए कि इसको चाहिए था 50 जूल एनर्जी, 50 जूल एनर्जी चाहिए था, अगर आपने एंजाइम डाल दिया तो हो सकता है ये 10 जूल में ही कंप्लीट हो जाए। मतलब क्या करता है? बहुत ज्यादा इजी कर देता है, बहुत ज्यादा। समझ में आई बात? तो आपको एक ग्राफ अभी मैं पढ़ाऊंगा, वो इस टाइप का। ये विदाउट एंजाइम रिएक्शन है, बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, और ये विद एंजाइम है, देखो बहुत कम लेवल पे। मतलब इसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसमें कम चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें हैं क्लियर। हम लोग इसके बारे में देखेंगे, टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में देखेंगे कि फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करता है। जैसे मैं बात करूं, भाई टेम्परेचर हमारे बॉडी का 37 है, तो हमारे बॉडी में जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक बहुत अच्छा एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन आप अगर उससे आगे बढ़ा दो तो क्या होगा कि हमारा जो एंजाइम है वो प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीनेचर्ड हो जाएगा। जब वो डीनेचर्ड हो जाएगा तो वो क्या करेगा? मतलब खुलना शुरू हो जाएगा। सपोज करो हमने आपको ये बोला है कि बेटा हमारे बॉडी में एंजाइम को एक्टिविटी करने के लिए, हमारे बॉडी में एंजाइम एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 35 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या किया कि 40 डिग्री सेल्सियस से अगर आपका बॉडी आगे जा रहा है, या फिर यूं कहिए 40 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर जाएगा टेम्परेचर, तो जो हमारा एंजाइम था ये किस चीज का मेडअप है? ये मेडअप है प्रोटीन का। और ये प्रोटीन क्या हो जाएगा? डीनेचर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीनेचर्ड हो जाएगा। डीनेचर का मतलब क्या है? जैसे ये प्रोटीन है, मान लो ये आप खुलना शुरू हो जाएगा, ऐसे खुलना शुरू हो जाएगा, मतलब डीनेचर्ड हो जाएगा। वो अपने फॉर्म में नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है एक्टिविटी भी शो नहीं करेगा। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। एसिड, अगर पीएच की बात करूं, एसिडिक और बेसिक की बात करूं मैं, है ना, जैसे कि बॉडी का जो पीएच, नॉर्मल पीएच की बात करूं, न्यूट्रल क्या होता है? 7 होता है, उससे नीचे एसिडिक है, उससे ऊपर क्या है? बेसिक है। तो एंजाइम की एक्टिविटी नॉर्मल रखने के लिए पीएच जो है वो 6 से 8 चाहिए। लेकिन एज एन एक्सेप्शन आपको ये याद रखना है कि जो हमारा स्टोमक है वहां पर एंजाइम जो एक्टिविटी करेगा, जैसे पेप्सिन की बात करें, उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, वो पीएच कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टोमक वाला पोर्शन है, इस स्टोमक वाले पोर्शन का यहाँ पर HCl की हम बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो pH होता है वो pH कितना होता है? 2 होता है। यहीं पर हमारा पेप्सिन एंजाइम भी होता है, याद करो। क्लियर है इतनी बातें? तो खैर हम फिर उसके बाद कंसंट्रेशन की बात करेंगे कि भाई एंजाइम का कंसंट्रेशन, क्या? एंजाइम का कंसंट्रेशन, यस, सिंपल सा है भाई। अगर मान लो आपने एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जितना था उतना ही है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या है? जितना था उतना ही है। मान लो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ये था और इतना ही है, तो अब क्या होगा? एंजाइम से ज्यादा है लेकिन सबस्ट्रेट उतना ही है, तो बाइंड, जैसे मान लो ये देखो, ये एंजाइम है और यहां पर एक ये सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट से आगे बाइंड कर गया। अब एंजाइम से यहां पर कितना भी हो, रिएक्शन होगा कि आगे नहीं होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट ही नहीं है। अगर सबस्ट्रेट का हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो जितना एंजाइम है उतना ही इसके साथ वो बाइंड करेगा ना, उससे आगे नहीं है तो बाइंड नहीं करेगा। समझ में आया बात? ये चीजें हमने देखा हुआ है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन में हम डिहाइड्रोजिनेज यानी ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम देखेंगे, लाइगेज देखेंगे, लाइसेसिस देखेंगे, उसके बाद लाइएज देखेंगे, हाइड्रोलाइसिस वाला प्रोसेस, हाइड्रोजिनेज, हम लोग बहुत सारे और भी हम लोग आइसोमेरेज एंजाइम देखेंगे। मतलब 6 टाइप के टोटल हम अभी एंजाइम्स यहाँ पर विद द डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। एंजाइम इनहिबिटर मतलब कि जैसे मैं बात करूं कि दो लड़का है, दोनों सेम शक्ल का है, हम शक्ल है। अब हम शक्ल है लेकिन एक ही क्या है, लड़का है, एक क्या है, बीच का है। क्या है? एक ही लड़का है और एक बीच का है, कोई फर्क नहीं है, देखने में सेम दिख रहा है। तो अब क्या हो सकता है? धोखा हो सकता है। क्या हो सकता है? धोखा। पता चला कि लड़का तो देखने में लग रहा था लेकिन वो लड़का था नहीं, क्या था? बीच का था। लेकिन अगर उसने किसी को नहीं बताया कि मैं बीच का हूं, हैं, और उसकी शादी हो गई, तो क्या हो गया? सारा मामला खत्म, सब मामला खत्म, यहीं रुक गया। ठीक है। तो क्या होगा बेटा? आगे का प्रोसेस नहीं होगा, आगे उसकी जनरेशन बढ़ेगी नहीं, इनहिबिट कर जाएगी। जनरेशन इनहिबिशन मतलब कि क्या बोल सकते हैं? एंजाइम इनहिबिशन। तो मतलब देखो, जैसे सपोज करो कि ये मान लो एक एंजाइम है हमारा अमाइलेज, ये है स्टार्च और ये है स्टार्च जैसा कोई स्ट्रक्चर, ये स्टार्च है, ये स्टार्च जैसा कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये स्टार्च यहां पे बाइंड करे उससे पहले क्या, ये जाकर के बाइंड कर गया। ठीक है। स्टार्च जैसा स्ट्रक्चर, रिजेंबल वाला स्ट्रक्चर, तो क्या हो गया? इनहिबिट कर गया, आगे चल के प्रोसेस नहीं हो पाया। ठीक है। जैसे कि हम लोग इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में देखते हैं, उसमें क्या हो जाता है कि ये इनहिबिट हो जाता है बाय द मेलोनेट, और मेलोनेट एक्चुअल में क्या होता है? सक्सेनिक एसिड होता है। समझ में आया बात? खैर ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं और आगे हम वो सारी चीजें पहले मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो everything is mentioned here about the enzymes, what is the enzymes, what is the activation, या फिर यूं कह सकते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं। देखिए इसमें घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्या एंजाइम है, कैसे करता है, बिल्कुल परेशान। अभी आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में परेशान थे, अब है नहीं है। लिपिड्स के बारे में थे, अब है नहीं है। अरे बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस समझ आना चाहिए। समझ आने का मतलब ये कि एक सीक्वेंस में हमें देखना है इसको, किसी भी चीज को एक सीक्वेंस में आप नहीं जाएंगे तो बड़ा टफ हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं पहला एंजाइम से क्या है। भाई चुगलखोर का नाम सुने हो? यस, आपने सुना होगा। चुगलखोर का काम क्या होता है? आएगा, बीच में लड़ाएगा और निकल लेगा, है ना, ये काम है। एंजाइम भी ऐसा ही काम करता है, इसीलिए बोला हमने कैटालिस्ट। आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, पतली गली से निकल लेगा, फिर जाएगा, फिर दूसरे का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, फिर निकल लेगा। तो एंजाइम का एक्चुअल में काम क्या होता है? कैटालिस्ट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है। अब देखिए प्रोटीनेशियस होता है, मतलब प्रोटीन का बना होता है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप फ्रॉम प्रोटीन्स। सबके सब हमारे बॉडी में जो हमारा सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसमें डीएनए प्रेजेंट है। इस डीएनए में होता है ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए बनता है। फिर एमआरएनए में होता है ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनता है। फिर जाकर के प्रोटीन का मेन काम क्या होता है? एंजाइम्स, है ना, जो एंजाइम्स में कन्वर्ट होता है, मतलब एंजाइम से बनाता है, ताकि हमारे बॉडी में जितनी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम ले रहे होते हैं वो सबका क्या हो जाए? ब्रेक डाउन हो जाए और हमें एनर्जी मिल जाए। ठीक है, यही है। आइए डेफिनेशन देखते हैं जरा सा।
डेफिनेशन नहीं, एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीनेशियस होता है बेटा, मतलब प्रोटीन का बना हुआ होता है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स मेड अप फ्रॉम प्रोटीन। कैटालिस्ट जैसा बिहेव करेगा, आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा, अल्टर कर देगा। जो रिएक्शन 15 मिनट में होना चाहिए था, एंजाइम आके 1 मिनट में करवा दिया। समझे? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी हम बोलेंगे, है ना। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है एंजाइम, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ये कैटालिस्ट जैसा बिहेव करेगा, इसीलिए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोल रहे हैं। क्लियर है? इधर आइए, क्या काम है भाई? इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन या फिर अल्टर बाय द लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बाय द लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब कि एनर्जी जितनी चाहिए थी उससे भी कम। जैसे मान लो मैं अगर बोलूं कि 50 जूल एनर्जी चाहिए था, सपोज करो एक स्टार्च को अमाइलोज में कन्वर्ट होने के लिए 50 जूल एनर्जी चाहिए। अगर एंजाइम आ गया तो 10 जूल में ही काम हो जाएगा। जैसे हम यूं समझ सकते हैं, जो IGI है हमारा, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे क्या होता है, कुछ लोग पैदल वॉक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, मतलब जा रहे होते हैं अपने टर्मिनल के पास या अपने प्लेन पर चढ़ने के लिए। और कुछ लोग कैसे जा रहे होते हैं, जैसे कि यू बोलिए, जब जैसे नॉर्मली जब फ्लाइट, जैसे हम लोग डोमेस्टिक सफ़र करते हैं ना, तो जब हम उतरते हैं एयरपोर्ट पे, उतरने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो उस वक्त 2 ऑप्शन होता है आपके पास। या तो आप खड़े होकर चले जाइए या तो आप पैदल चल के जाइए। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खड़े हो जाते हैं, कौन जा रहा चलने के लिए, खड़े हो जाते हैं और वो हमें यूं लेके चला जाता है ना। लेकिन किसी किसी को जल्दी होती है तो वो क्या करता है, उस पे भी चलता है। तो बताओ जल्दी पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल जल्दी पहुंच जाएगा। जो पैदल चल रहा है उससे तो कई गुना स्पीड में वो पहुंच जाएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उस स्टेयर का क्या है, ऑलरेडी वो मोशन में है ना। उसके बाद उस पे भी वो चल रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा। सेम केस है, रिएक्शन तो हो रहा था, एनर्जी तो यूज हो ही रही थी, लेकिन एनर्जी जब एंजाइम आ गया तो अब एनर्जी कम लगेगी, जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आई बात? वही चीज है। नेक्स्ट आ जाइए, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आर सिमिलर इन मेनी वेज। बहुत सारे वेज में एंजाइम्स और प्रोटीन्स क्या है, सिमिलर है। बेसिकली देखा जाए तो प्रोटीन ही से क्या बनता है, एंजाइम्स। समझे? इसीलिए हमने ऐसा वर्ड बोला हुआ है, हमने भी एक लाइन भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सम न्यूक्लिक एसिड, जैसे RNA की बात करें, वो एंजाइम लाइक बिहेव करता है, एंजाइम है नहीं, एंजाइम लाइक बिहेव करता है, तो उसको एक एक्स्ट्रा पर्सनल नाम दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। क्वेश्चन है, व्हाट इज राइबोजाइम्स? आप बोलिएगा न्यूक्लिक एसिड बिहेव लाइक एंजाइम्स। समझ में आई बात? उसको राइबोजाइम से बोल देते हैं। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मतलब हर, ऑलमोस्ट बोलते हैं 99% आप बोलिए कि जितने भी प्रोटीन्स हैं वो कैसे एंजाइम ही होते हैं। समझ में आया? मतलब जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से के ही बने होते हैं। सॉरी मैंने गलत लाइन बोला, जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट वर्ड हमने यूज किया है। एन एंजाइम्स हैज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर लाइक प्रोटीन। प्रोटीन में था ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने देखा था लीनियर फॉर्म में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में, है ना, राइट हैंडेड फॉर्म में। उसके बाद हमने फिर टर्शरी देखा था वूलन शेप, वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। फिर हमने क्वाटरनरी देखा था अल्फा 2 बीटा 2 देखा था। यस। अब एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाई एंजाइम्स कॉल्ड कैटालिस्ट? क्यों एंजाइम्स कैटालिस्ट कहलाता है? क्यों बताइए, क्यों एंजाइम कैटालिस्ट कहलाता है? बिकॉज एंजाइम्स इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ये मान लीजिए, मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा कि भाई अगर इतनी एनर्जी चाहिए तो अगर आप विदाउट एंजाइम करवा रहे हैं तो इतना टाइम भी लग जाएगा, इतनी एनर्जी लगेगी, खर्च हो जाएगी, लेकिन एंजाइम डालेंगे, लो पट से हो गया। समझ रहे हैं? वही चीज कह रहा है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर कंप्लीट ऑफ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि जितना मॉलिक्यूल हमारा सबस्ट्रेट रहेगा, या फिर यूं बोलिए एंजाइम से जैसा रहेगा, फिर उसके बाद रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी कम हो जाएगा।
नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब कुछ एक चीज़ को यहाँ से वहाँ करते हैं तो कुछ चीज़ें कम होती रहती हैं, कम हो जाती हैं। जैसे एक गिलास वाटर को आप 10 गिलास में अगर कन्वर्ट करो तो हर गिलास में कुछ ना कुछ वाटर लग जाता है और पानी हमें आगे चल के 10वां गिलास में कम दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन एंजाइम यहाँ पर रिएक्शन में, एंजाइम के केस में ऐसा नहीं होता। जितनी क्वांटिटी और उसके बाद क्वालिटी होगी जो भी, वो रिमेन अनचेंज्ड। समझ में आई बात? आफ्टर कंप्लीशन, सबस्ट्रेट का भी और एंजाइम का भी। ऐसा नहीं है एंजाइम एक बार कन्वर्ट कर दिया, रिएक्शन शो कर दिया, उसके बाद वो खत्म हो गया, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं, बिल्कुल वो वैसा ही है। चुगलखोर का कोई नुकसान होता क्या? आता है, चुगली लगा के चला जाता है ना, सेम चीज, वही चीज है। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अरे वो एनर्जी जहां पर वो सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रेक हो सके। सिंपल सा लाइन है, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द स्टार्ट द रिएक्शन। जहां पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, जहां पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द स्टार्ट द रिएक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। अब जैसे मैं यहां पे दिखाऊं, एक डायग्राम है, ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैंने इधर जो बोला है ये हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और मैंने इधर जो बोला है ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी लग रही है, और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब रिएक्शन कैसे हो रहा है, कितना हमें कहां दिख रहा है। ये चीज हम यहां पे देखना चाह रहे हैं। आइए गौर से देखते हैं हम लोग। हमने क्या किया, यहां सबस्ट्रेट लिया। सपोज करो ये हमने यहां पे सबस्ट्रेट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? ये यहीं पे दिखा दो, ये लो सबस्ट्रेट है हमारा। ये क्या है? हमने सबस्ट्रेट लिया हुआ है। अब ये सबस्ट्रेट जब यहां पर पहुंचेगा तो हमने देखा भाई, एक तो हमारा टाइम भी ज्यादा लग रहा है और एनर्जी यहां से यहां तक, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। लेकिन जैसे हम ये वाले लाल वाले को देख रहे हैं, हमने क्या देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी कम है और जल्दी से रिएक्शन भी हो जा रहा है। तो ये चीज समझिए, ये वाला जो है हमारा, ये ग्रीन वाला, ये वाला हमने क्या देखा कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं है। तो मतलब यहां से यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है। समझ में आई बात? अब देखिए, प्रोडक्ट तो दोनों में बनना ही है भाई, यहां भी प्रोडक्ट बन रहा है, यहां भी प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों में। लेकिन फर्क क्या है? एक तो यहां पे ज्यादा एनर्जी और उसके बाद ज्यादा टाइम, और यहां पे क्या? कम एनर्जी कम टाइम। समझ में आई बात? ये काम होता है एंजाइम का। मतलब पता ये चला कि जब हम इस सबस्ट्रेट को देखेंगे, जब इसका कन्वर्जन होगा प्रोडक्ट में, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उस वक्त लगेगा जबकि एंजाइम नहीं होगा, और जब एंजाइम रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम लगेगा। सेम चीज को दिखाया हुआ है। ये वाला स्टेज जो है, ये वाला स्टेज, ये वाला जिसको हम ट्रांजिशनल स्टेज कह रहे हैं, ट्रांजिशनल स्टेज क्या है, या ट्रांजिशन स्टेट क्या है? कि या वो पॉइंट जहां पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, जहां पे जैसे सपोज करो माल्टोज है हमारे पास, उसका ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में, होगा कि नहीं होगा? तो वो ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड टूटेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटने के लिए जो जगह चाहिए, जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशनल या ट्रांजिशन स्टेट। वही चीज है, इनफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन बॉन्ड्स। समझ, यानी कि बॉन्ड्स टूटने के लिए जो एनर्जी जरूरत है जितनी, ठीक है? क्लियर है यहां तक? क्या देखा हमने? समझाने के लिए तो बहुत चीज समझा दी, लेकिन एक शॉर्ट में हम देखते हैं। एक ग्राफ देखा हमने, पोटेंशियल एनर्जी इधर देखा हमने, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देखा। हमने ये बोला कि भाई यहाँ पे दो लाइन दिख रही है, एक ऊपर से गुजर रही है, एक थोड़ा नीचे से गुजर रही है। जो ऊपर से गुजर रहा है उसमें देखो, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है क्योंकि ये विदाउट एंजाइम है। जो इधर थोड़ा नीचे से है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है क्योंकि इसमें एंजाइम है। बात खत्म। ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट यहां पर कन्वर्जन होना स्टार्ट हो गया, मतलब पता ये चला कि ये वाले पॉइंट को हम ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। क्लियर है? यस। इज दैट क्लियर टिल हियर? एवरीथिंग क्लियर? यस। अब आइए हम लोग देखते हैं
लॉक एंड की कॉन्सेप्ट, इसके लिए हमारे एक और अंग्रेज चाचा आए थे जिनका नाम था एमिल फिशर। कौन है लॉक एंड की कॉन्सेप्ट देने वाले? एमिल फिशर साहब। कौन है? एमिल फिशर। 1890 में इन्होंने बोला था कि आपका, यहां पे कुछ जगह छोड़ा हुआ, बहुत सारी चीज समझाऊंगा। इन्होंने बोला कि स्पेसिफिक एंजाइम फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, तब जाकर के बनेगा आपका प्रोडक्ट। स्पेसिफिक एंजाइम फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, तब बनेगा जाके आपका क्या? प्रोडक्ट। इन्होंने बोला कि हर एक एंजाइम का अपने सबस्ट्रेट के लिए क्या होता है? एक स्पेशल पॉइंट होता है जहां से वो जुड़ सके। सपोज करो, इसके एग्जाम्पल के तौर पर कॉलेज में बहुत सारे लड़के लड़कियां बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप कैंटीन में उसी के साथ बैठते हो जो आपका दोस्त है। तो एंजाइम्स उसी के लिए एक्ट करेगा जो कि उसी के लिए स्पेसिफिक है। जैसे सपोज करो अमाइलोज एंजाइम है, तो वो स्टार्च के लिए ही अपना काम करेगा, कोई और दूसरा नहीं आएगा। अब होगा कैसे? अब सुनिए, इन्होंने लॉक एंड की, जैसे अगर मैं ताले की बात करूं, एक ताला है हमारा, और यहां पे हम क्या देखते हैं कि चाबी देने के लिए एक जगह होती है, और हम उस चाबी की बात करें, इस चाबी को हम इसमें फिट कर देते हैं, फिट हो जाता है। इसीलिए हमने बोला लॉक एंड की कॉन्सेप्ट। सेम एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इसी तरह फिट हो जाता है, इसीलिए हमने नाम दिया लॉक एंड की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं गौर से। जैसे मैं अगर डायग्रामेटिकली आपको बताने की कोशिश करूं, सपोज करो हमारे पास ये क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? एंजाइम। क्लियर है? एंजाइम का ये वाला पोर्शन जहां पर सबस्ट्रेट आके फिट होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इसको एलोस्टेरिक साइट बोल देते हैं। एलोस्टेरिक साइट, ALLOSTERIC, एलोस्टेरिक साइट मतलब इनएक्टिव साइट। ठीक है, हमारे पास में ग्रीन पेन से यहां पे दिखा दे रहा हूं, यहां पर हमारे पास क्या है? ये हमारा है सबस्ट्रेट। क्या है ये? सबस्ट्रेट। ठीक है, ये एंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। क्लियर है? अब क्या होगा? आप देखो, अगर इसको इसमें फिट करना चाहो तो की एंड लॉक के सिस्टम में ही फिट हो जाएगा। जैसे मैं अगला पॉइंट अगर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूं, तो बेटा सेम मेरे पास क्या है? एंजाइम। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माफ करना। ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट आ रहा है, देखो एंजाइम के साथ। देखो सबस्ट्रेट क्या हुआ? फिट हो गया, किसमें? एंजाइम के साथ फिट हुआ। तो ये वाला जो स्टेट है, अब हम इसको बोलेंगे, जब फिट हो गया सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ, तो इसको हम बोल देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड होगी वो तो लेना ही है। उसके बाद हमें अगला प्रोसेस में क्या देखने को मिलेगा कि इसमें प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट बनना। क्या हो गया? प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, तो इसको हम बोल देंगे क्या? EP कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में क्या देखेंगे कि भाई ये वाला एंजाइम जो था,
ये वाला एंजाइम सेपरेट हो गया और हमें जो प्रोडक्ट मिलना था, प्रोडक्ट मैं दूसरा पेन से दिखा दूं, ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट अब यहां पे सेपरेट हो गया, प्रोडक्ट सेपरेट। ठीक है, और एंजाइम जो था वो कैसा है? जस्ट लाइक अर्लियर, जैसा था शुरू में वैसा ही यहां पर क्या है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं हुआ। तो वही चीजें हम बोल रहे हैं कि एंजाइम से जैसा शुरू में था, जस्ट लाइक बिगिनिंग, लिख दो यहां पे, जस्ट लाइक बिगिनिंग, जैसा शुरू में था वैसा अब यहां पर है। पता ये चला कि एंजाइम्स के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या बोला हमने? एंजाइम लिया, एंजाइम का एक्टिव साइट और एलेस्टेरिक साइट, हमने इसको बोला कि इसके साथ सबस्ट्रेट आएगा, एक्टिव साइट पर चिपक जाएगा, और उसके बाद एक्टिव साइट पर चिपकने के बाद हमने बोला कि जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब ये भाई जाहिर सी बात है, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा यानी प्रोडक्ट में, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। फिर उसके बाद सेपरेट हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग एंजाइम अलग। तो एंजाइम जस्ट लाइक बिगनिंग, जैसा शुरू में था वैसा ही यहाँ पर है, और ये हमारा प्रोडक्ट हमें देखने को मिल गया। फिर एंजाइम आएगा, फिर दूसरे सबस्ट्रेट स्टार्च से बनेगा, फिर चला जाएगा, फिर प्रोडक्ट बनाएगा, फिर इस टाइप से एंजाइम से काम करता रहता है। समझ में आई बात? यस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, लॉक एंड की कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया लिखाने की जरूरत नहीं है। अब आप बता सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? यस। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि हमारा एंजाइम जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन का बना होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। क्लियर है? यस। अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पर आ जाते हैं। भाई जो एंजाइम से ये इतना अच्छा काम कर रहा है, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं? या फैक्टर्स अफेक्टिंग में दो टाइप के हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि बेनिफिशियल हैं, भाई बहुत अच्छा और सपोर्ट मिल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो कि रुकावट है, अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो चीज हम देख लेते हैं अब। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। पहला हम देख लेते हैं टेम्परेचर। पहला क्या देख लेते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे ह्यूमन टेम्परेचर की बात करूं, ह्यूमन ऑप्टिमम टेम्परेचर है 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब एंजाइम की एक्टिविटी के लिए 35 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक इतना टेम्परेचर चाहिए। और हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हम जानते हैं ये बात है, बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर एनिमल्स की हम बात करें, एंजाइम लिविंग की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो 25 टू, यहां पे लिख दूं 25 टू 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ओवरऑल की अगर हम बात करें। अब सुनिए मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर, ह्यूमन ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन ऑलवेज ये ट्रू नहीं है। क्यों भाई? वह ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, यस, ऑलवेज ट्रू नहीं है मतलब क्या कहना चाह रहे हो? ऑलवेज ट्रू है। जैसे देखिए, मैं यहां पे अगर बात करूं, टेम्परेचर है यहाँ 20 है, 40 है, 60 है। ऑप्टिमम टेम्परेचर आप देख रहे हैं 40 से पहले, मतलब पता ये चला कि 35 के बाद और 40 से पहले इसी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर क्या होगा, यानी कि एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा टू द रिएक्शन। ठीक है, सेम चीज पीएच की अगर हम बात करें तो इट हैज अ पीएच एट विच इट इज मोस्ट एक्टिव। पीएच रेंज है कितना? 6 to 8, यानी 7 तो न्यूट्रल होता है हमारा, उससे नीचे आ जाएंगे एसिडिक हो जाएगा पीएच, उससे ऊपर जाएंगे बेसिक रहेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर यहां पे बात करूं, इसमें समझाने की कोशिश करूं, जरा सा इसको गौर से देखिए। मैंने आपको बोला इधर पीएच है, ये वाला पीएच है और ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन है। pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी चले जाओ उधर। ठीक है, हमने क्या देखा कि ये 6 और 7 सॉरी 8, इसके बीच में pH जो होता है वो मोस्ट एक्टिव होता है, pH मोस्ट एक्टिव होता है। लेकिन बेटा अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है कभी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में टीचर ने बोला होगा
ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बोला होगा, क्योंकि बेटा स्टोमक की अगर मैं बात करूं, सॉरी स्टोमक का पीएच कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और स्टोमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिन। क्या प्रेजेंट होता है? पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम जो है इसके एक्टिविटी के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 2। समझ में आई बात? तो पता ये चला कि स्टोमक का पीएच कितना होता है? 2 होता है। यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझिए काफी एसिडिक होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो आप इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, वो वहां जाने के बाद खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो कितना पेप्सिन उसके लिए? pH 2। लेकिन अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, जैसे ये हमारा यहां पर मान लो pH 2 है, स्टोमक में पेप्सिन एंजाइम है यहां पर, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा रेंज है वो हमारा क्या है? 6 लेकर के 8। तो मतलब यहां पर हम एक बोल सकते हैं कि जैसे इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं, ये इंटेस्टाइन जो होता है इसका पीएच कितना होता है? 6। समझ में बात? जो कि वहां पर ट्रिप्सिन एंजाइम वगैरह बहुत सारे सिक्रीट होते हैं। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होगा? 6 to 8 वाले कंडीशन में। लेकिन स्टोमक की बात करें तो पता ये चला, मैंने एक कॉमन पॉइंट आपको बोला, 6 और 8 के बीच में जो होता है मोस्ट एक्टिव होता है। लेकिन ये एज एन एक्सेप्शन याद रखिएगा कि स्टोमक के केस में जिसका pH 2 है, तो उसके लिए जो एंजाइम मोस्ट एक्टिव होगा वो कितना है? pH 2 पर। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा जूम कीजिए, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है? यस। अब आ जाते हैं हम, टेम्परेचर भी हो गया। हमने क्या बोला कि ह्यूमन ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेल्सियस है। हमने देखा है यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता जाएगा। ऑप्टिमम कितना है हमारा? इतना। इससे आगे अगर आप जाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं पीएच की बात करूं, पीएच यानी कि मोस्ट एक्टिव होता है कौन से में? 6 to 8। लेकिन एज एन एक्सेप्शन एक याद रखिएगा स्टोमक का pH 2 वाला। अगर मैं एंजाइम कंसंट्रेशन की बात करूं, एंजाइम कंसंट्रेशन में क्या होता है भाई? मान लो सबस्ट्रेट 3 है और एंजाइम कंसंट्रेशन आपने 3 लाया हुआ है, बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सबस्ट्रेट कम है, एंजाइम कंसंट्रेशन आपने ज्यादा किया हुआ है, तो क्या होगा? रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा ना। सेम चीज यहां पर देखिए, मैंने क्या बोला एंजाइम कंसंट्रेशन में कि एंजाइम कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। लेकिन एंजाइम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्टॉप कर जाएगा। समझ? ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा, भाई रहेगा तब तो। अरे भाई समझ लो, यहां पे हमने बोला कि ये हमारा एक एंजाइम है, ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट आगे इसमें फिट हो गया। अब एक्स्ट्रा जो आपका एंजाइम है, इसके लिए सबस्ट्रेट रहेगा तब ना आगे फिट होगा। तो मतलब पता चला कि जितना एंजाइम रहेगा उतना ही सबस्ट्रेट है, तो बहुत अच्छा कंडीशन में रिएक्शन हो जाएगा। बढ़ाते जाए एक ऐसा कंडीशन आएगा कि भाई एंजाइम तो ज्यादा लेकिन सबस्ट्रेट नहीं है, तो रिएक्शन क्या कर जाएगा? रुक जाएगा। जितना होना उतना ही होगा। समझे? नेक्स्ट आ जाइए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्टॉप कर जाएगा। समझ में आई बात? क्यों स्टॉप करने का मतलब ये है कि जितना होना था उतना हो गया, अब चाह रहे हो ना कि उससे ज्यादा हो जाए, नहीं हो पाएगा। एक आदमी खुराक भर ही खाएगा, अगर उसको और दे दो भाई तुम्हें खत्म करना है, तो वो चित होकर लेट जाएगा, भाई हो गया मुझसे, अब नहीं हो सकता। चाहे खाना भले ही बहुत ज्यादा हो, नहीं हो सकता, फिर 5-6 घंटे बाद उसको वो निपटा देगा। ठीक है, तो वही चीज है, ये चीज समझ में आई। अब यहां पर डायग्रामेटिकली आपको दिया हुआ है ग्राफ, यहां पे ये ग्राफ का मतलब ये है, यहां देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिखाया गया है और ये रेट ऑफ रिएक्शन दिखाया गया है। और एनसीईआरटी में V मैक्स बोला गया है और V मैक्स बाय 2 बोला गया है। V मैक्सिमम यानी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम बाय 2। तो आपको क्या बोला गया है कि भाई ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट में हमने क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छे से इंक्रीज कर रहा है।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जितना सबस्ट्रेट और उतना एंजाइम कंसंट्रेशन उसके बाद बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आप अगर सबस्ट्रेट ज्यादा कर दो तो एंजाइम तो भाई ज्यादा नहीं है ना। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एंजाइम आप ज्यादा कर दो, सबस्ट्रेट तो एक्स्ट्रा नहीं है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता चला जाएगा, फिर ये भी ब्लंडर है, ये भी बवाल हो जाएगा। समझ में आए बात। तो इतनी बातें एंजाइम्स के बारे में क्लियर हुआ। हमने क्या क्या एंजाइम्स के बारे में क्लियर कर लिया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हमने, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया हमने, लॉक एंड की कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, पीएच, और उसके बाद एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इस चीज के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया विद द ग्राफ। ठीक है, तो चलिए अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स और कोफैक्टर्स, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कर लें। तो आइए अब हम देखेंगे क्या, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, मतलब कितने क्लासेस के कैसे कैसे एंजाइम है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, वो चीजें हम अब देखने जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम में आ जाइए, हम क्या देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शंस एंजाइम्स डिवाइड्स इनटू 6 क्लासेस। पहला हो जाएगा हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, दूसरा हो जाएगा ट्रांसफरेजेस एंजाइम, उसके बाद हाइड्रोलेजेस एंजाइम, उसके बाद लाइसेजेस और आइसोमरेज, और उसके बाद लाइगेजेस। ठीक है, ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, बिल्कुल 6 हैं। तो अब आज ये सबसे पहले देखते हैं डिहाइड्रोजिनेजेस यानी ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज मतलब रिडक्शन, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा। जैसे देखिए एंजाइम्स व्हिच कैटालाइजेस ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट, बिटवीन सबस्ट्रेट मतलब दो सबस्ट्रेट है, ए है और उसके बाद बी है, यहां लिख दो बिटवीन टू सबस्ट्रेट। ठीक है, बिटवीन टू सबस्ट्रेट। अब जैसे देखिए मैंने ए लिया हुआ है बी लिया हुआ है, ए जो है पहले से रिड्यूस्ड है, बी पहले से ऑक्सीडाइज्ड है। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा कि ए ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और बी रिड्यूस्ड हो जाएगा। देखिए ए ऑक्सीडाइज्ड हो गया, बी रिड्यूस्ड हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट हम ट्रांसफेरेज की बात करें, ट्रांसफेरेज एंजाइम पता चला ट्रांसफर करेगा, इसमें एक ग्रुप को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो पता ये चला कि एंजाइम्स कैटालाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, है ना, एक ग्रुप को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, अदर देन हाइड्रोजन्स, यानी बाय बिटवीन अ पेयर ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे यहाँ पर एक पेयर हमने लिया हुआ है सब्सटेंसेस का, ए और बी लिया हुआ है, यहाँ पे ग्रुप है हमारा, तो इसका क्या हुआ, ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से देखिए यहां से ट्रांसफर हो गया क्या, ग्रुप। ठीक है, तो जिसमें क्या हो रहा है बोलिए जरा, ट्रांसफर्स ऑफ अ ग्रुप। समझ में आई बात। अब हाइड्रोलिसिस एंजाइम की बात है, देखो एनसीईआरटी में ना बहुत सारा दिया हुआ है, उतना अच्छे से उसको नहीं देखना है, सिंपल सा एक लाइन हमने दिया है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है। हाइड्रोजन ऑक्सीडो रिडक्शन में एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट दिखेगा, जो ऑक्सीडाइज्ड था वो रिड्यूस्ड हो गया, जो रिड्यूस्ड था वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, बात खत्म। हमने ट्रांसफरेज में देखा भाई ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा, हमने दो पेयर लिया हुआ है सबस्ट्रेट का, एक पेयर के साथ ग्रुप था, तो वो क्या हुआ कि इधर से उधर चला गया। यहाँ पर देख रहे हैं ए और ए से क्या ग्रुप था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए भी एक साथ ग्रुप ट्रांसफर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की बात करें, एंजाइम्स कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस यानी ईस्टर और ईथर और पेप्टाइड और ग्लाइकोसिड, ये सब बॉन्ड जो हो रहा था सब में क्या हो रहा था, वाटर का रिमूवल हो रहा था, हर जगह पर वाटर का रिमूवल हो रहा था। और जब इसको वहां पर फॉर्मेशन करेंगे, जब उसके बाद हम इसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वाटर ऐड करना होगा। जैसे हमने ए और बी लिया हुआ है प्लस वाटर लिया हुआ है, हमने ये दोनों लिया, तो इसके प्रेजेंस में हमारा जो होगा वो क्या होगा, वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, वाटर ब्रेकडाउन हो जाएगा। एच देखिए ए के साथ आ गया है और ओ एच बी के साथ चला गया है। कभी भी हाइड्रोलाइसिस होता है वाटर का तो वो क्या हो जाता है, H और OH के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या बोला, A लिया एक और B लिया हमने प्लस वाटर लिया, तो वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो गया। लाइसिस मतलब तोड़ना, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, A के साथ H आ गया और B के साथ OH आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइसिस एंजाइम की बात करें, एंजाइम्स दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप का यानी ग्रुप्स का क्या है, रिमूविंग है ना, ऑफ अ ग्रुप नहीं, ग्रुप्स है ना, ऑफ ग्रुप्स मतलब फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म
अदर देन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि लिविंग डबल बॉन्ड। इसमें क्या हुआ, ग्रुप्स का क्या हो गया, हट गया यहाँ पे ग्रुप्स, और उसका क्या है, इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। देखिए देखिए सिंपल सा कार्बन कार्बन है, ये देखिए एक्स एक्स है हमारा, एक्स वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो वहां पर देखिए हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो लाइसेस एंजाइम था, एक्स और वाई प्लस यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो मतलब जब हम ये हटा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला हमने हटा दिया तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही चीजें वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि एंजाइम्स दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस, है ना, लिविंग डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए सर, तो फर्क क्या हुआ इसमें, हाइड्रोलाइसिस और उसके बाद इसमें लाइसिस में फर्क क्या हुआ? बेटा इसमें हाइड्रोलाइसिस हो रहा था और इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, समझ में? इसमें क्या हो रहा था, इसमें वाटर का लाइसिस हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है, ग्रुप ही रिमूव हो रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आ रहा है। अब सपोज करो कि भाई जैसे मान लो, बेस्ट एग्जांपल ये है, जैसे हम 3 आदमी हैं, 3 आदमी में क्या हुआ, जैसे 4 आदमी ले लो, हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए तो अभी सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। हमने एक बंदा सामने में अगर ले लिया, हमने उसका दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, जैसे दोनों हाथ एक दूसरे का हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, क्लियर है, क्योंकि एक बंदा यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया। जब रिमूव हो गया, हम 3 बंदे थे, तीनों बंदे ऐसे चैन पकड़ के खड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन एक बंदा चला गया, तो हम दोनों को दोनों हाथ को इंगेज रखना है, तो हम कहेंगे भाई आजा, दोनों आदमी दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं, समझ रहे? तो डबल बॉन्ड। एक ऐसे था तो सिंगल बॉन्ड में था, जब ये चला गया भाई हमें तो हाथ को पकड़ के रखना है, ये लो, तो एक दूसरे को हम ऐसे पकड़ के खड़े हुए हैं। तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें याद रखना है। आइसोमेरेसिस की बात करें, एंजाइम्स आइसोमर्स हमने देखा, ऑप्टिकल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो इसमें क्या होता है, एंजाइम्स कैटालाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्री, मतलब कि ज्योमेट्री की हमने बात की, ऑप्टिकल ज्योमेट्री या फिर पोजिशनल आइसोमर्स। तो उसमें क्या हुआ, पीआई का मतलब पोजिशनल आइसोमर्स या ऑप्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ए और बी और सी है, देखो पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है कि सेम फॉर्मूला सेम रहता है, ग्रुप भी सेम, सब चीज सेम, बट पोजीशन चेंज हो जाता है। सपोज करो 3 कार्बन है, तो सेकेंड कार्बन पे पहले था ग्रुप, तो अब वो थर्ड कार्बन पे आ गया, ग्रुप आ गया, तो पोजीशन चेंज होगा। 5 कार्बन का एक चेन है, पहले दूसरे कार्बन पर OH% था, अब तीसरे कार्बन पर OH आ गया, समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है, क्या हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाता है। जैसे ए और बी और सी है, तो आप अगले वाले में देखो कि यहां पर जो आइसोमेरेस एंजाइम होगा वो बी को साइड में कर दिया और सी को बीच में ले आया, पोजीशन चेंज हो गया ना। यस। एक है लाइगेसेस, जब आपको 12th में आप पहुंचेंगे तो जेनेटिक्स में वहां पे आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वहां पे इसको हम बहुत अच्छे से समझाते हैं। और आपको भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो वहां पे डीएनए फ्रेगमेंट्स जुड़ता है वो किसकी मदद से जुड़ता है, लाइगेज की मदद से जुड़ता है। दुनिया का कोई भी लाइगेज एंजाइम जब भी किसी चीज को जोड़ने का काम करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी कंपाउंड्स हो, वो लाइगेज एंजाइम ही करेगा। सपोज करो हमने क्या किया कि एक जैसे हम मान लो आर्टिफिशियल डीएनए बना रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल डीएनए बना रहे हैं। जैसे हमने ये एक डीएनए कंटेंट है हमारा, हमने यहाँ से ये डीएनए को कट किया और डीएनए को कट करने के बाद हमने ये ब्लैक वाला डीएनए में हम इसको सेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे सेट नहीं होगा, यहाँ पे हमें लाइगेज एंजाइम की मदद से इसको सेट करना पड़ेगा, समझ? अब नहीं, अब हो गया सेट, ठीक है, क्लियर है? यस। आइए, तो हमने ओवरऑल क्या देखा बेटा, 1 मिनट आपका और लूंगा इसमें। मैंने बोला ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। देखो जो रिड्यूस्ड था वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, जो ऑक्सीडाइज्ड था वो रिड्यूस्ड हो गया। ट्रांसफरेज में क्या होगा कि ग्रुप क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ए के साथ ग्रुप बी था, अब यहाँ पर देखिए ए के साथ बी आ गया, ग्रुप ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर का क्या होगा, ब्रेकडाउन। जैसे ए बी था प्लस वाटर था, तो ये वाटर टूट गया H प्लस OH में, तो H चला गया ए के साथ और OH चला गया बी के साथ।
नेक्स्ट देखिए लाइसेज में क्या होता है, एंजाइम जिसमें कि ग्रुप का रिमूवल हो जाता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर सी के साथ एक ग्रुप, बी के साथ एक ग्रुप, तो मान लो ये सी का हमने एक ग्रुप को रिमूव कर दिया तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आइसोमेरेसिस की बात की हमने, जिसमें पोजिशन आइसोमर्स यानी कि जियोमेट्री आइसोमर्स की हमने बात की, जिसमें पोजीशन ही चेंज हो जाता है। जैसे ए और बी सी था तो यहाँ अगले वाले में आइसोमेरेस एंजाइम की मदद से में ए सी और बी दिख गया, समझ में। डी और ए और ई है तो क्या हो जाएगा, डी ई ए हो जाएगा, समझ आए, मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगा बेटा। और लाइगेसेस की बात की, एंजाइम्स कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ द टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स को लिंक्ड करेगा। एंड एंजाइम्स कैटालाइजेज ज्वाइनिंग ऑफ किसका, जैसे कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन की बात की, यहाँ पर देखिए ये वाले एक कंपाउंड की बात की हमने, ये एक कंपाउंड की बात की, एक कंपाउंड की, मतलब कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से जोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है वो कौन होता है, हमारा लाइगेजेस, ठीक है। या फिर यूं कह सकते हैं कि जब दो फ्रेगमेंट्स होते हैं, चाहे वो डीएनए फ्रेगमेंट्स हो, आरएनए फ्रेगमेंट हो, डजंट मैटर, उसको जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए कौन होता है, लाइगेजेस। एंजाइम के बारे में क्लियर है बेटा, याद होने चाहिए एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पूछे जाते हैं। एक दो पॉइंट है जिसपे आपको ईमान लाना है। अब आपको आप ईमान लाएंगे नहीं लाएंगे वो मैं नहीं जानता, लाना है। लेकिन क्या बोला मैंने, ऑल एंजाइम्स प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जो पॉइंट मैंने बताया हुआ, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स नॉट एंजाइम, बताया हुआ है अभी अभी। नेक्स्ट आइए, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एंजाइम, बिल्कुल एंजाइम नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, रिएक्शन होगा कम होगा लेकिन उतना नहीं हो पाएगा जितना हमें नीड है। तो हमको जितनी नीड है उतना रिएक्शन करने के लिए एंजाइम चाहिए। वायरसेस हैव नो एंजाइम, वायरस के पास कोई एंजाइम नहीं होता। एंजाइम्स कैन रिएक्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल भी हो सकता है और उसके बाद इनसाइड ऑफ द सेल, लेकिन एंजाइम का फॉर्मेशन इनसाइड ऑफ सेल ही होगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ फंक्शन, कोई एक होता है एक्सो एंजाइम और एक होता है इंडो एंजाइम। इंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम, एक्सो एंजाइम का मतलब है आउटसाइड ऑफ द सेल, एक्सो एंजाइम का मतलब इनसाइड ऑफ द सेल। वही इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर दो कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ है, दोनों के दोनों बोथ आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, बट ये फंक्शंस, ये रिएक्शन यानी रिएक्ट कर सकता है आउट ऑफ द सेल भी और सेल के अंदर भी, ठीक है। एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट चीज है, इतने सी चीज में मैंने बहुत कुछ आपको बताया हुआ है। इसमें मैंने एंजाइम का एक क्लासिफिकेशन भी बताया हुआ है, उसके फैक्टर्स भी बताया हुआ है हमने, कोफैक्टर्स भी, फिर इनहिबिशन भी बताया हुआ है। एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों अजीजो, एंजाइम्स एक होता है सिंपल एंजाइम और एक होता है कंजुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट हो उसको सिंपल एंजाइम बोलेंगे, और कंजुगेटेड एंजाइम, कंजुगेशन पढ़ा आपने, कंजुगेटेड एंजाइम में मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट भी होंगे और प्रोटीन पार्ट भी होंगे। तो हमने क्या बोला सिंपल एंजाइम में, मेड अप ऑफ ओनली फ्रॉम प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन से ही बना हुआ होगा या प्रोटीन ही उसमें प्रेजेंट होगा, अदर कोई पार्ट उसमें नहीं होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, सिंपल एंजाइम। अगर कंजुगेटेड एंजाइम की बात करें उसमें एक तो नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा और दूसरा प्रोटीन पार्ट भी होगा। अगर सिर्फ 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 अगर मैं कंजुगेटेड एंजाइम की बात करूं यानी प्रोटीन पार्ट जो होगा उसको हम लोग एपो एंजाइम बोल देंगे और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होगा उसमें कौन आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा। अब सुनिए एक चीज आपको बताने हैं, खैर अभी मैं इसको समझा दूं फिर उसके बाद बताऊंगा। यानी कि प्रोटीन पार्ट यानी एपो एंजाइम और उसके बाद कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। अब सुनिए जो हमारा कोफैक्टर है जो पार्टिसिपेट करता है, हमने क्या बोला कि कंजुगेटेड एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं प्रोटीन पार्ट भी होते हैं, समझ में आई बात। तो जो कंजुगेटेड में जो प्रोटीन पार्ट है उसको अपो एंजाइम बोल देते हैं और कंजुगेटेड में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कोफैक्टर बोल देते हैं। अब कोफैक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें कोएंजाइम आ जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाएगा और मेटल एक्टिवेटर आ जाएगा। मतलब कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि एंजाइम जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करके उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तरह का एक्टिवेटर का काम करता है, एक तरह से सपोर्ट का काम करता है। अगर एंजाइम के साथ ये कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम्स और उसके बाद मेटल एक्टिवेटर्स अगर साथ में हो तो वो अच्छा और बिहेव करेगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कोएंजाइम में क्या होता है। कोएंजाइम में ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो लूजली अटैच्ड होता है। जैसे NAD की बात करूं मैं, NADP की बात करूं मैं, ATP की बात करूं, थायमिन की बात करूं, पायरोफॉस्फेट की बात करूं, ये सब क्या है, कोएंजाइम्स हैं। कोएंजाइम वर्ड से ही आप समझ गए होंगे बहुत सारी बातें, है ना।
प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करूं, इसका मतलब निकोटीन एमाइड डाइफॉस्फेट, इसका मतलब निकोटीन एमाइड डाइफॉस्फेट, हम लोग पढ़े हुए हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से, नहीं पढ़े क्या? यस पढ़े होंगे यार। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करूं अगर मैं, टाइटली अटैच्ड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर अटैच्ड है एंजाइम के साथ तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में कौन हो जाएगा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के दोनों। एग्जाम्पल बायोटीन की बात कर सकते हैं और पायरोडॉक्सल फॉस्फेट की बात एग्जाम्पल बायोटीन की बात कर सकते हैं, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट की बात कर सकते हैं। मेटल एक्टिवेटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्ट हो जाएगा, लूजली अटैच्ड इनऑर्गेनिक पार्ट। इसमें कौन आ जाएगा? जैसे Mg+2 की बात करूं, जैसे ये है हेक्सोकाइनेज और फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसमें ये प्रेजेंट होता है कौन? Mg+2। Fe+2 की बात करूं तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इस एंजाइम में प्रेजेंट होता है। जिंक प्लस की बात करूं, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेज इसमें प्रेजेंट होता है। इस टाइप से कुछ मेटल आयंस होते हैं, ठीक है, जो कि एंजाइम में एज एन एक्टिवेटर का काम करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एंजाइम इनहिबिशन पर। एंजाइम इनहिबिशन मतलब इसमें क्या होगा कि एंजाइम्स को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, यानी कि काम करने नहीं देगा, जो काम के लिए था वो काम नहीं कर पाएगा। एंजाइम इनहिबिशन में यानी व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, आज कोई केमिकल हुआ जो कि एक्टिव साइट पर आके बाइंड कर गया, तो क्या हुआ कि अब वो एंजाइम अपना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो नोन एज इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब ये होता है रुक जाना, अरे जो एंजाइम जिस काम के लिए था वो काम नहीं कर रहा है, तो एंजाइम इनहिबिशन हम लोग बोल देंगे इन्हें। ठीक है, अब जैसे देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें, अरे दो बंदा दौड़ रहा है एक रोटी के लेने के लिए, एक बंदा चला गया, अब एक रोटी थी उठा लिया, तो दूसरा बंदा को कुछ नहीं हुआ, एक तरह का कंपटीशन हो गया। कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ? तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स टू सब्सटेंसेस। जैसे स्टार्च है, स्टार्च जैसा ही कोई एक वहां पर सब्सटेंसेस है, स्ट्रक्चर है जो कि उसी जैसा है, तो वो क्या करेगा? वो उस एक्टिव साइट पर जाके बाइंड कर जाएगा, क्योंकि वो स्टार्च जैसा ही शेप का है, तो वो एमाइलेज में जाके बाइंड कर गया। जब वो बाइंड कर गया तो एमाइलेज जब तक आया तब तक देखा जगह खाली नहीं है। समझ में आई बात? तो इसीलिए हम उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोल देते हैं, यानी इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सब्सटेंसेस इन इट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इन एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? बंद हो जाएगी। उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कोई दिक्कत? मतलब देखो, मैं पहले जाऊं, अरे जब तक स्टार्च जा रहा था एंजाइम के पास, उससे पहले उसके जैसा कोई स्ट्रक्चर जाके वहां एक्टिव साइट पर बाइंड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। समझ में आए बात? नेक्स्ट आ जाइए, एंजाइम इनहिबिशन ऑफ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, यानी मेलोनेट की वजह से सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, यानी सक्सेनिक का क्या हो जाता है? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या हो जाता है? रुक जाता है, नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये मेलोनेट जो है, मेलोनेट ये एक्चुअल में क्या है? सक्सेनिक एसिड है। एक्चुअल में क्या है? सक्सेनिक एसिड है। समझ में आई बात? तो इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज जो हो, किसकी? मेलोनेट की वजह से क्या हो गया? रुक गया, क्योंकि ये सक्सेनिक एसिड है एक्चुअल में, ऐसा ही था, तो वो क्या किया? वहां पर जाके बाइंड कर गया, तो नहीं हो पाया। समझ में आया बात? तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने कुछ एंजाइम्स के बारे में देखा, हमने कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट देखा, फिर एंजाइम्स हमने बोला कि भाई एंडो एंजाइम, एक्सो एंजाइम्स। एंडो जो है जो सेल के अंदर हो, एक्सो जो सेल के बाहर हो। सेल के अंदर हो या बाहर हो बेटा, दोनों के दोनों बनेगा कहाँ? सेल में बनेगा। एंजाइम से की बात की हमने, जो हमारा प्रोटीन का सिर्फ बना होगा उसको सिंपल एंजाइम बोलेंगे, जिसमें प्रोटीन नॉन प्रोटीन दोनों होगा उसको कंजुगेटेड एंजाइम बोलेंगे। तो मतलब प्रोटीन पार्ट जो होगा कंजुगेटेड एंजाइम में उसको एपो एंजाइम बोल देंगे, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसको कोफैक्टर बोल देंगे। कोफैक्टर कोएंजाइम हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं, और मेटल एक्टिवेटर हो सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप में यानी ऑर्गेनिक पार्ट जो होगा लूजली अटैच्ड होगा, एग्जांपल NAD, NADP, ATP, थायमिन और पायरोफॉस्फेट। और जगह प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा यानी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक टाइटली अटैच्ड
होगा एंजाइम से, तो यानी उसमें बायोटीन जैसे पायरिडॉक्सल फॉस्फेट आ जाएगा। मेटल की बात की हमने, जिसमें लूजली पार्ट यानी लूजली अटैच्ड होगा कौन, इनऑर्गेनिक पार्ट, जैसे Mg+2 हेक्सोकाइनेज और उसके बाद फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमने एंजाइम्स इनहिबिटर की बात की। भाई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिजेंबल हो, जो कि एक ही जैसा हो किससे, उस स्ट्रक्चर से जिसको जाना चाहिए था। समझ में आई बात। अब तो वैसा क्या हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा एक्टिविटी, एंजाइम परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो इन्हें एंजाइम इनहिबिशन उसको बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कंपिटिटिव क्या है, जैसे मान लो एक तो स्टार्च जा रहा था अपने एंजाइम के पास, अमाइलेज के पास, लेकिन स्टार्च के साइड में स्टार्च तो नहीं था, लेकिन उस जैसा कोई स्ट्रक्चर था जो साथ में जा रहा था, और पता चला कि ये स्टार्च से पहले जाके वही बाइंड हो गया, तो ये क्या हो गया, कंपिटिटिव इनहिबिटर। जैसे एग्जांपल के तौर पर इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। मेलोनेट एक्चुअल में क्या है, सक्सेनिक एसिड है। ठीक है, तो चलिए आज हमने हर एक चीज पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर, और यहां पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। क्लियर है, यहां पर बायोमोलिक्यूल हमारा कंप्लीट होता है। अब आप बताइए, बायोमोलिक्यूल इजी था? बिल्कुल इजी था। टफ बिल्कुल भी नहीं था। बोलिए क्यों? हमने सीक्वेंस में पढ़ा, हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, लिपिड्स के बारे में पढ़ा, फैट्स के बारे में पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा, उसके बाद एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने लास्ट में कह दिया कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो लगभग 6 लेक्चर्स इसमें बन चुके हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। बहुत लंबा लंबा वीडियो भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी वीडियो हमने इसमें बनाया हुआ है, तो आप इसको एक सीक्वेंस में देखिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। चलिए हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय।